टेकी पवन एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं। वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पवन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए अर्थशास्त्र अध्याय 4 एनसीईआरटी कक्षा 10। इस टॉपिक में हम कंप्लीट ये चैप्टर पढ़ेंगे, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो आइए देखते हैं एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर। आप देख सकते हैं सबसे पहले ये हमारी बुक का मेन पेज है जहां कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं। जैसे देखिए, महिला कपास निकाल रही है खेत से, ये सेल लग रही है कपड़ों की, ये घर है। इस तरह से ये दो बैठे हैं, मम्मी और बेटी बैठी है जो कुछ बातचीत कर रही हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारे चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। मैं इसमें आपको डिटेल में समझाता चलूंगा एक एक करके। आज के विश्व में उपभोक्ता के रूप में हम में से कुछ के सामने वस्तुओं और सेवाओं के विस्तृत विकल्प है। वस्तु और सेवा आप जानते हैं, अर्थशास्त्र में वस्तु किसे कहते हैं पहले ये समझ लें। अर्थशास्त्र में वस्तु उसे कहते हैं जो किसी की आवश्यकता को संतुष्ट करे। अगर किसी आवश्यकता को कोई चीज संतुष्ट नहीं करती है तो उसे हम वस्तु नहीं कहेंगे। कचरा जब तक किसी की आवश्यकता को संतुष्ट नहीं करता है वो वस्तु नहीं कहलाता है, लेकिन जब वही कचरा रिसाइकिल होने के लिए चल जाता है तो वो किसी न किसी व्यक्ति के लिए, चाहे से प्रोड्यूसर हो वो या कंज्यूमर हो, वो किसी न किसी के लिए क्या बन जाता है, वस्तु। तो इस प्रकार से अंतर होता है। विश्व के शीर्षस्थ विनिर्माताओं द्वारा निर्मित डिजिटल कैमरे, मोबाइल फोन और टेलीविजन के नवीनतम मॉडल हमारे लिए सुलभ है। विनिर्माता कौन होते हैं? जो विनिर्माण का काम करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में विनिर्माण का कार्य किया जाता है। नई वस्तुओं का निर्माण करना उद्योगों के माध्यम से, उसे हम विनिर्माता कहते हैं। तो आप देखते होंगे डिजिटल कैमरे, मोबाइल फोन, टेलीविजन, इन सब के नए नए मॉडल आपके सामने आते रहते हैं आए दिन। हमेशा भारत की सड़कों पर गाड़ियों के नए मॉडल देखे जा सकते हैं, आप भी जानते हैं। वो दिन गुजर गए जब भारत की सड़कों पर केवल एम्बेसेडर और फिएट कारें ही दिखती थी। आप छोटे हैं, आपको ध्यान नहीं होगा, आपके पेरेंट्स से पूछना कि पहले है ना केवल दो ही गाड़ियां दिखती थी, एम्बेसेडर और फिएट। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो अलग अलग किस्म की, तरह तरह की, रंग बिरंगी बहुत सारी गाड़ियां देखने को मिलेंगी। उसका कारण ये वैश्वीकरण ही है। ठीक है ना, हम आगे और चर्चा करेंगे। आज भारतीय विश्व की लगभग सभी शीर्ष कंपनियों द्वारा निर्मित कारें खरीद रहे हैं। हमारे पास कैपेसिटी भी बढ़ी है और हमारे पास उपलब्धता भी बढ़ी है। अनेक दूसरी वस्तुओं के ब्रांडों में भी इस प्रकार की तीव्र गति या वृद्धि देखी जा सकती है। कमीजों से लेकर टेलीविजन और प्रसंस्कृत फलों के रस तक। प्रसंस्कृत फल के रस मतलब प्रोसेस्ड रस। जैसे आप एप्पल के जूस पीते हैं ना, तो रेडीमेड आते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी ब्रांड की कोई भी वस्तु देख लीजिए किसी भी सेक्टर में, वहां आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। और वो ऑप्शंस क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी कंपनियां उनका प्रोडक्शन कर रही हैं। आप देख सकते हैं ये दुकान है, ये एक छोटी बच्ची है जो कुछ बेच रही है। यहाँ एक ये बालक है, ये देख रहा है इसको, दुकान को। तो अलग अलग दुकान है। यहाँ हम नीचे आएंगे तो ये पूरा का पूरा देखिए मार्केट है। इस मार्केट में बहुत सारे लोग शॉपिंग कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। बहुत सारी दुकानें हैं जिनमें अलग अलग तरह के सामान रखे हुए हैं खरीदने के लिए। हमारे बाजारों में वस्तुओं के बहुव्यापी विकल्प अपेक्षाकृत नवीन परिघटना है। अर्थात ये नई घटना है कि हमारे पास बहुत सारे वस्तुओं के विकल्प मौजूद हो रहे हैं। इससे पहले ऐसे नहीं होता था। 2 दशक पहले भी आपको भारत के बाजारों में वस्तुओं की ऐसी विविधता नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप थोड़े से साल पीछे चल जाएंगे तो हमारे देश में इतनी वस्तुओं के विकल्प नहीं थे। आज आप अगर टीवी लेने जाते हैं तो बहुत सारी कंपनियों के बहुत सारे प्रकार के मॉडल मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये अब हम आगे बढ़ चुके हैं। और उसका कारण क्या है मैं आपको जल्द ही बताऊंगा जैसे जैसे चैप्टर आगे चलेगा। कुछ ही वर्षों में हमारा बाजार पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। 1990 का पहला भारत अलग था और 1991 से भारत में बहुत कुछ बदल गया है। सारा हमारा मार्केट चेंज हो चुका है। हम इस तीव्र परिवर्तन को कैसे समझ सकते हैं? ऐसे कौन से कारक हैं जो इन परिवर्तनों को ला रहे हैं और ये परिवर्तन लोगों का जीवन किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं? इन्हीं सभी प्रश्नों का हम इसमें जवाब देखने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं।
अब एक टॉपिक आता है अंतर्देशीय उत्पादन। अंतर्देशीय उत्पादन सरल सी भाषा में मैं बता दूं क्या होता है। जब एक कंपनी अलग अलग देशों में उत्पादन करती है तो उसे हम अंतर्देशीय उत्पादन कहते हैं। अभी हम बहुराष्ट्रीय कंपनी की चर्चा करने वाले हैं थोड़ी देर में। 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देश की सीमाओं के अंदर ही होता था। 20वीं शताब्दी के मध्य तक क्या होता था कि ज्यादातर उत्पादन का कार्य क्या होता था, हमारे भारत का उत्पादन हमारे भारत में ही होता था। हम किसी और से वस्तुओं का आयात और निर्यात का कार्य नहीं करते थे। आयात का मतलब होता है विदेशों से वस्तुएं खरीदना और निर्यात का मतलब होता है विदेशों को वस्तुएं बेचना। इन देशों की सीमाओं को लांघने वाली वस्तुओं में केवल कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पाद ही थे। कुछ वस्तुएं जो हम आयात और निर्यात करते थे उनमें ज्यादातर क्या होती थी, कच्चा माल होती थी जिनका हम आयात निर्यात करते थे, खाद्यान्नों का या कोई तैयार माल का हम निर्यात आयात करते थे। भारत जैसे उपनिवेश मतलब कि भारतीय अर्थव्यवस्था पहले उपनिवेशी अर्थव्यवस्था हुआ करती थी। उपनिवेशी अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जब एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था द्वारा संचालित हो तो उसे हम उपनिवेशी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था द्वारा संचालित होती थी। वो हम पर राज करते थे, इसलिए उन्हीं की अर्थव्यवस्था द्वारा हमारी अर्थव्यवस्था का क्रियान्वयन होता था। तो इसलिए भारत आजादी से पहले उपनिवेशी अर्थव्यवस्था वाला देश था। भारत जैसे उपनिवेशों से कच्चा माल एवं खाद्य पदार्थ निर्यात होते थे और तैयार वस्तुओं का माल आयात होता था आजादी से पहले। व्यापार ही दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया था, अर्थात जो दूर दूर के देश थे उनको जोड़ने का एकमात्र तरीका क्या था, व्यापार। यह बड़ी कंपनियां जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं के परिदृश्य पर उभरने से पहले का युग था। अब तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं जिन्हें हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। मैं आपको बता देता हूं बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखती है। अब इस चीज को समझ लें आप कि बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी को इंग्लिश में मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं और इसका शॉर्ट फॉर्म है MNC। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, MNC इसका शॉर्ट फॉर्म है और इसी के द्वारा हम इसको देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। देखिए इसका MNC होता है शॉर्ट फॉर्म, उसको हम क्रियान्वित करते हैं। अब बहुराष्ट्रीय कंपनी में इसमें दो टॉपिक आए हैं, क्या, उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व। कोई भी कंपनी जब एक से अधिक देशों में उत्पादन का कार्य करेगी, ध्यान देना निर्यात और आयात की बात नहीं कर रहा। मान लीजिए मेरी कोई कंपनी है, वो बहुराष्ट्रीय कंपनी कब कहलाएगी, जब मैं भारत में भी उत्पादन का काम करूं और भारत के अलावा भी किसी अन्य देश में उत्पादन का कार्य करूं, नियंत्रण का कार्य करूं, स्वामित्व का कार्य करूं, तब जाकर मेरी कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाएगी। ये नहीं कि मेरी कंपनी भारत में और यहां से प्रोडक्शन करके मैं चाइना भेज रहा हूं, अमेरिका कह रहा हूं भेज रहा हूं और मैं कहूं कि मेरी कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। नहीं, जब तक मेरी कंपनी एक से अधिक देशों में जाकर बिजनेस नहीं करेगी, वहां प्रोडक्शन का काम नहीं करेगी, तब तक हम उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं कहेंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम एवं अन्य साधन मिल जाते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी कहां जाना पसंद करती है, जहां उनकी लागत कम हो। और लागत कैसे कम होगी, जहां लोग सस्ते में काम करने के लिए मिल जाए, सस्ता श्रम मिल जाए और अन्य जो संसाधन है प्रोडक्शन से संबंधित वो भी आसानी से मिल जाए। ऐसी जगह बड़ी बड़ी कंपनियां जाकर काम करना पसंद करती है। उत्पादन लागत में कमी करने तथा अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसा करती है। और ऐसा वो क्यों करती हैं, लाभ कमाने के लिए। लाभ कब होता है, जब आय तो हो ज्यादा और लागत हो कम। तो लागत को कम करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां ज्यादातर ऐसे देशों का चुनाव करती हैं जहां सस्ते में मजदूर मिल जाते हैं, श्रम मिल जाता है और संसाधन भी मिल जाता है। अब देखिए एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादन का विस्तार आप देख सकते हैं। ये बेंगलुरु स्थित एक कॉल सेंटर है जो पर्याप्त दूर संचार सुविधाओं और इंटरनेट से सुसज्जित है और विदेशी ग्राहकों को सूचना एवं मदद उपलब्ध कराता है। कॉल सेंटर क्या होता है बच्चों, कॉल सेंटर क्या होता है मैं बता देता हूं आपको। कॉल सेंटर के द्वारा कोई कंपनी अन्य कंपनियों को या अन्य जो सर्विस वाले हैं
उनको सेवा प्रदान करती है। जैसे ये मान लीजिए कॉल सेंटर है बेंगलुरु का, तो ये बेंगलुरु का कॉल सेंटर जरूरी नहीं है भारत की किसी कंपनी के लिए ही ये काम कर रहा हो, विदेश में स्थित किसी कंपनी के लिए भी भारत का ये कॉल सेंटर काम कर सकता है। यहाँ बैठे बैठे उस कंपनी के ग्राहकों को वो अपनी सेवाएं दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी केवल वैश्विक स्तर पर ही अपना तैयार उत्पाद नहीं बेच रही, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वस्तु और सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही है। अर्थात बहुराष्ट्रीय कंपनियां केवल आयात और निर्यात का कार्य नहीं करती, बल्कि अलग अलग देशों में जाकर वो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन भी करती है वैश्विक स्तर पर। परिणाम स्वरूप या परिणामतः उत्पादन प्रक्रिया क्रमशः जटिल ढंग से संगठित हुई है। अर्थात अब उत्पादन प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। अब अनेक देशों में बैठकर कोई कंपनी एक जगह से अपना प्रोडक्शन का काम चला सकती है संगठन का। उत्पादन प्रक्रिया छोटे भागों में विभाजित है और विश्व भर में फैली हुई है। ऊपर दिए गए उदाहरण में चीन एक सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है। मैक्सिको और पूर्वी यूरोप अमेरिका और यूरोप के बाजारों से अपनी निकटता के कारण लाभप्रद है। अर्थात जो देश ज्यादा निकट होगा उससे आयात और निर्यात करना ज्यादा आसान रहता है, सरल रहता है। इसीलिए भारत अपने पड़ोसी देशों से ज्यादा आयात और निर्यात करने का प्रयास करता है। भारत में अत्यंत कुशल इंजीनियर उपलब्ध है जो उत्पादन के तकनीकी पक्षों को समझ सकते हैं। यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित युवक भी हैं जो ग्राहक देखभाल सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। ये ग्राहक देखभाल सेवाएं क्या है? इन्हीं को कस्टमर केयर सर्विस कहते हैं। ग्राहक देखभाल सेवाएं जो हैं उन्हीं कस्टमर केयर सर्विस कहते हैं। जैसे आपकी एयरटेल की कस्टमर केयर, जियो के कस्टमर केयर, अमेजन कस्टमर केयर, फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर, तो ये सब क्या है? ग्राहकों को कस्टमर केयर सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं ताकि ग्राहक उनसे जुड़े रहें और उन्हें कोई समस्या आए तो वो इनसे संपर्क स्थापित कर सके। ये सभी चीजें बहुराष्ट्रीय कंपनी की लागत का लगभग 50 से 60% बचत कर सकती है। अर्थात अगर ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने देश में ये कार्य करती हैं तो वहां श्रम महंगा होने के कारण इनको बहुत महंगा पड़ता है और लागत ज्यादा होती है, जबकि यही कार्य वो ऐसे देशों से करवाती है जहां श्रम या मजदूर बहुत ज्यादा होते हैं तो उन्हें सस्ते में मिल जाते हैं। जैसे भारत जैसे विकासशील देश में जहां जनसंख्या बहुत ज्यादा है, यहाँ कोई कंपनी विदेशी कंपनी काम करवाती है तो उसे सस्ता पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मजदूर या श्रम की संख्या या जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अतः वास्तव में सीमाओं के पार बहुराष्ट्रीय उत्पादन प्रक्रिया के प्रसार से असीमित लाभ उत्पन्न हो सकता है। आप देखते हैं एक ब्रांड के लेबल पर मेड इन थाईलैंड लिखा है। मेड इन थाईलैंड का मतलब कि थाईलैंड में बना हुआ, परंतु उसमें से एक भी थाई उत्पाद नहीं है। देखो, मेड इन थाईलैंड होना और थाई उत्पाद होना दोनों अलग अलग चीज है। जैसे हम कहें मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया का मतलब होता है कि जरूरी नहीं है वो प्रोडक्ट भारत का हो, वो विदेश की कोई कंपनी है जिसने भारत में प्रोडक्शन का प्लांट लगा रखा है और वो यहाँ उत्पादन कर रही है तो वो क्या लिखेगी? मेड इन इंडिया। तो मेड इन इंडिया का इतना ही मतलब होता है कि उस चीज को बनाने में भारत में जो प्लांट है उसका प्रयोग किया गया है, इसे हम मेड इन इंडिया कहते हैं। कोई विदेशी कंपनी भी भारत में आकर प्लांट लगाती है तो वो अपने प्रोडक्ट पर मेड इन इंडिया लिख सकती है। विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना हमारा अगला टॉपिक। सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती हैं जो बाजार के नजदीक होता है और जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो जाता है और जहां उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। आपने पहले देखा होगा उत्पादन के कारक कौन कौन से होते हैं? भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम। तो कोई भी कंपनी वहां बिजनेस करती है, वहां प्रोडक्शन लगाती है अपना, जहां पे एक तो सबसे पहले कुशल श्रमिक मिल जाए, यानी कि अच्छे काम करने वाले लोग मिल जाएं। दूसरा अकुशल श्रम मतलब मजदूर। कुशल श्रमिक टेक्निकल वर्क करते हैं और अकुशल श्रमिक मजदूरी का वर्क करते हैं, तो उन दोनों की ही जरूरत पड़ती है किसी भी कंपनी को। साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी नजर रखती हैं। जो सरकार के द्वारा नीतियां बनाई जाती हैं विदेशी कंपनियों को लेकर,
उन पर भी इनकी पूरी निगाह रहती है, क्योंकि सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों से इनको लाभ और हानि दोनों ही होता है, जो उनके हितों को देखभाल करती है। आगे बढ़ते हैं। इन परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए कार्यालयों और कारखानों की स्थापना करती है। अर्थात बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी दूसरे देश में जाकर प्रोडक्शन का काम तभी करती हैं जब वहां की सरकारी नीतियां वो उसके अनुकूल पाती हैं, अर्थात वहां की सरकार उन्हें कोऑपरेट करती है, वरना कोई कंपनी दूसरे देश में नहीं जाती है। परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन, अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। निवेश क्या होता है? आपने पूंजी के दो प्रकार पढ़े होंगे, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। तो ध्यान दें, पूंजी क्या होती थी? उत्पादन में काम आने वाले समस्त संसाधनों को हम पूंजी कहते थे। उत्पादन में काम आने वाली स्थायी और कार्यशील जो पूंजी होती थी उसको हम क्या कहते थे? पूंजी। तो निवेश क्या है? पूंजी में होने वाले परिवर्तन को ही निवेश कहते हैं। ध्यान दें, पूंजी में होने वाले परिवर्तन को ही निवेश कहते हैं, अर्थात भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद पर जो हम खर्चा करते हैं, पैसा लगाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? निवेश। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। निवेश तो क्या हो गया? जो हम करते हैं घरेलू व्यक्ति, और विदेशी निवेश क्या हो गया? जब विदेशी कंपनियों के द्वारा, विदेशी लोगों के द्वारा भारत में कोई निवेश किया जाता है तो उसे हम विदेशी निवेश कहते हैं। कोई भी निवेश इसी आशा से किया जाता है कि उसे लाभ उत्पन्न होता है। परिसंपत्तियां क्या होती हैं? परिसंपत्तियां, भूमि, भवन, मशीन, ये सब हमारी क्या होती हैं? परिसंपत्तियां। तो जाहिर बात है, हम निवेश क्यों करते हैं? इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए। तो इसीलिए किसी भी निवेश का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन भी करती है, अर्थात जो सरकार की कंपनियां होती हैं या हमारे देश की जो स्थानीय कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं? विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर भी उत्पादन का कार्य करती है। जैसे भारत में भी कई ऐसी कंपनियां हैं जो खुद काम नहीं करती हैं, वो क्या करती हैं? किसी विदेशी कंपनी के साथ मिलकर संयुक्त रूप से उत्पादन का कार्य करती हैं। जैसे याद हो तो हमारी हीरो होंडा पहले एक हुआ करती थी, जिसमें हीरो अलग थी और होंडा विदेशी कंपनी थी, हीरो देश की कंपनी अपनी, लेकिन बाद में ये दोनों कंपनियां अलग हो गई। अब हीरो अलग हो गई है और होंडा अलग हो गई। तो इस तरह से संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनी को दोहरा लाभ होता है। कंबाइन में अगर प्रोडक्शन का काम करते हैं तो जो लोकल कंपनी होती है भारत की, घरेलू कंपनी, उसे ज्यादा फायदा होता है। पहला क्या फायदा होता है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान करती है। लोकल कंपनियों के पास, घरेलू कंपनियों के पास धन की कमी होती है तो वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो पैसा लाती है। जैसे कि तीव्र उत्पादन के लिए मशीनें खरीदने के लिए पैसे की जरूरत होती है। दूसरा क्या फायदा होता है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन की नई टेक्नोलॉजी, नवीनतम प्रौद्योगिकी अपने साथ लाती है। कोई भी विदेशी कंपनी आती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी जो कि बहुत बड़ी कंपनी होती है, वो अपने साथ क्या लाती है? नई नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो भारत को उन टेक्नोलॉजी का लाभ भी मिलता है। अभी देखिए व्यक्ति क्या कह रहा है? हम इस कारखाने को दूसरे देश में स्थानांतरित कर देंगे, यहाँ पर यह खर्चीला हो गया है। बिल्कुल सही। कोई भी कंपनी वहां काम नहीं करना पसंद करती जहां वो महंगा होता है। और क्यों हो गया? क्योंकि ये देखो मजदूर बोल रहे हैं हमको मजदूरी ज्यादा दो, हमें काम का वातावरण अच्छा दो, तो यहाँ इनका पैसा खर्च होने लग गया है। इस सेठ जी का पैसा खर्च होने लग गया, तो सेठ जी क्या बोल रहे हैं? अब हम यहाँ काम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा तो यहाँ बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, हम दूसरी जगह जाते हैं। तो इस तरीके से ये स्थानांतरित हो जाती है। अब देखिए आगे, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके उत्पादन का प्रसार करना होता है। ज्यादातर जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है वो कैसे बिजनेस करती हैं दूसरे देशों में? वो क्या करती है? वहां की किसी स्थानीय कंपनी को, लोकल कंपनी को खरीद लेती है और उस कंपनी का फिर विस्तार करके प्रोडक्शन का काम करती है। अपार संपदा वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां यह आसानी से कर लेती हैं क्योंकि उनके पास कोई पैसे की कमी नहीं होती। उदाहरण के लिए एक बहुत बड़ी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी करगिल फूड्स ने परक फूड्स जैसी छोटी भारतीय कंपनियों को खरीद लिया है। जो अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है कारगिल फूड्स, उसने क्या किया? भारत की जो
कंपनी है परक फूड्स, उसको खरीद लिया। परक फूड्स ने भारत के विभिन्न भागों में एक बड़ा विपणन तंत्र तैयार किया हुआ था। विपणन तंत्र मतलब बिक्री का, मार्केटिंग का तंत्र, अर्थात अपने माल को कैसे बेचते हैं उसे ही विपणन तंत्र कहते हैं, जहां उसके ब्रांड भी काफी प्रसिद्ध थे। परक फूड्स के 4 तेल शोधक केंद्र भी थे। तेल शोधक केंद्र मतलब रिफाइनरीज, जिस पर अब कारगिल का नियंत्रण हो गया है। अब कारगिल 50 लाख पैकेट प्रतिदिन निर्माण क्षमता के साथ भारत में खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी बन गई है। ये खुद ही रिफाइन करती है खाद्य तेलों को और खुद ही उसकी बिक्री का कार्य करती है। तो अब कारगिल फूड्स क्या हुई, उसने परक फूड्स को खरीदकर सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी का भारत में दर्जा हासिल कर लिया। देखिए ये एक जीन्स है। विकासशील देशों में उत्पादित जीन्स अमेरिका में 6,500 रुपए में बेची जा रही है। ये जीन्स भारत में बनाई जाती है ना। बहुत सारी जीन्स क्या करती है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं, हमारे देश से बनवा लेती है। हमारे देश में ये 200-200 रुपए की बन जाती है और फिर यही 200 रुपए की जीन्स वो कंपनियां अमेरिका ले जाकर कितने में बेच देती है, 6,500 रुपए में, है ना। तो इस तरह से वो काम करती है, सस्ते में वो बना लेती है हमारे जैसे देशों से जहां श्रम सस्ता होता है, और फिर वो विकसित देशों में ले जाकर उस सामान को बेच देती है महंगे दाम पर, अपना ब्रांड लगाकर, अपना नाम। जैसे आपने सुना होगा जीन्स में और कपड़ों में, जूतों में बहुत सारे ब्रांड है। वास्तव में कई शीर्षस्थ बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संपत्ति विकासशील देशों की सरकारों के संपूर्ण बजट से भी अधिक है। कई बड़ी कंपनियां तो इतनी बड़ी हैं कि कई देश की जो सरकारें हैं, कई देश जो पूरा कंप्लीट देश है उसका जितना बजट है उससे ज्यादा बजट इन कंपनियों का होता है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये। ऐसी अपार संपत्ति वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शक्ति और प्रभाव भी बहुत ज्यादा होता है, वो सरकारों पर भी प्रभाव डालती हैं, जाहिर बात है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीके से उत्पादन नियंत्रित करती हैं। विकसित देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती हैं। वस्त्र, जूते, चप्पल एवं खेल के सामान ऐसे उद्योग हैं जहां विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, लुधियाना के एक घर में बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए फुटबॉल बनाती हुई, ये देखिए ये महिलाएं हैं लुधियाना की, ये फुटबॉल बना रही हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी ने क्या किया, इनको सस्ते से इनसे सस्ते में फुटबॉल बनवा रही है और फिर वो उस पर क्या करेंगी, इस फुटबॉल पर अपनी जो कंपनी का लोगो है, चिन्ह है, वो लगाएंगी और इनको तो देंगे 100 रुपए कंपनी वाले, और खुद इस फुटबॉल को 10,000 रुपए में, 1,000 रुपए में, 5,000 रुपए में बेचेंगे। तो इस तरीके से कार्य होता है। आपने एक नाम सुना होगा, बड़ी दुकान फीके पकवान। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हम कहते हैं कि यार ये ब्रांडेड है, वो ब्रांडेड नहीं, वो छोटे लोगों से या हमारे जैसे देश के लोगों से, जहां हम श्रम ज्यादा होती है वहां से बनवाती हैं और उस पर अपना ब्रांड का नाम लगाकर बेचती हैं। तो इसलिए हमें लोकल टू वोकल बनना चाहिए और हमें हमारे घरेलू सामानों को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, बजाय कि विदेशी सामानों के पीछे भागने के। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन उत्पादों की आपूर्ति की जाती है, आपूर्ति मतलब सप्लाई की जाती है, बेचा जाता है। फिर इन्हें वे अपने ब्रांड के नाम से ग्राहकों को बेचती है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई जूता बना दिया यहाँ गांव में रह के, और वो जूता मैंने फिर किसको दे दिया, रेड चीफ कंपनी को। तो रेड चीफ कंपनी क्या करेगी, उस पर अपना नाम लगा लेगी और उसे अपने नाम से बेच देगी। मुझे तो देगी वो 200 रुपए और खुद भेजेगी वो जूते 2,000 रुपए में। तो ये अंतर हो जाता है। इन बड़ी कंपनियों में दूरस्थ उत्पादों के मूल्य, गुणवत्ता, आपूर्ति और श्रम शर्तों का निर्धारण करने की प्रचंड क्षमता होती है। ये सस्ते में अपना सारा काम करवा लेती हैं और फिर महंगों में ये सामान बेचती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई तरह से अपने उत्पादन कार्य का प्रसार कर रही हैं और विश्व के कई देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ पारस्परिक संबंध स्थापित कर रही हैं। स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी द्वारा आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके और स्थानीय कंपनियों से निकट प्रतिस्पर्धा करके अथवा उन्हें खरीद कर बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना उत्पादन पर प्रभाव जमा रही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या कर रही है, या तो जो देश की कंपनियां होती हैं छोटी छोटी, उनको खरीद लेती हैं या उन्हें अपनी प्रतियोगिता से हरा देती हैं और फिर पूरे मार्केट पर कब्जा कर लेती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं
कि जैसे मान लीजिए शार्क मछली है किसी नदी में, तो शार्क मछली क्या करेगी, उस नदी की छोटी छोटी मछलियों को सबको क्या है वो खा जाएगी। तो इसी प्रकार से ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं जो छोटे छोटे लघु उद्योगों को खा जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी लागत कम होती है और लघु उद्योगों इनके सामने टिक नहीं पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको पढ़ते हैं। एक अमेरिकी कंपनी फोर्ड मोटर्स विश्व के 26 देशों में प्रसार के साथ विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी है फोर्ड, अमेरिका की। फोर्ड मोटर्स 1995 में भारत आई थी और चेन्नई के निकट इसने 1700 करोड़ रुपए का निवेश करके एक प्लांट, विशाल फैक्ट्री या संयंत्र स्थापित किया था। फैक्ट्री को ही संयंत्र कहते हैं। यह संयंत्र भारत में जीपों एवं ट्रकों के प्रमुख निर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा के सहयोग से स्थापित किया गया था। वर्ष 2017 तक फोर्ड मोटर्स भारतीय बाजारों में 88,000 कारें बेच चुकी थी, जबकि 1,81,000 कारों का निर्यात भी भारत से दक्षिण अफ्रीका में, मैक्सिको में, ब्राजील और यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया। इतनी बड़ी कंपनी हो गई। कंपनी विश्व के दूसरे देशों में अपने संयंत्रों के लिए फोर्ड इंडिया का विकास ऊर्जा आपूर्ति केंद्र के रूप में भी करना चाहती है, अर्थात यहां से वो कंपनी प्रोडक्शन करती है और अन्य देशों में उस सामान को बेचती है। आप ये प्रश्न देखना इनको, आप देखिए ये ट्रकों में भर भर के ये भेजा जा रहा है। भारतीय मजदूरों द्वारा निर्मित कारें हैं। ये किन्होंने बनाई है? ये भारत के मजदूरों ने बनाई है कारें, और इन्हें फिर अब कहाँ भेजा जा रहा है? विदेशों में बेचने के लिए। अब देखिए विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण। अब मैं यहां आपको कुछ बता देना चाहता हूं। विदेशी व्यापार क्या होता है? विदेशों से वस्तुओं और सेवाओं का आयात और निर्यात करना ही विदेशी व्यापार कहलाता है। ठीक है। और बाजारों का एकीकरण का मतलब होता है कि सभी बाजार एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ जाएं, उसे हम बाजारों का एकीकरण करते हैं। अब मैंने एक चीज इंपॉर्टेंट जो चीज है वो और बताऊंगा मैं आपको कि 1990 तक भारत में वैश्वीकरण की स्थिति नहीं थी, लेकिन 1991 में भारत में बहुत बड़े लेवल पर आर्थिक सुधार उत्पन्न हुए और किए गए, जिन्हें हम एलपीजी सुधार के नाम से जानते हैं। एल का मतलब है लिबरलाइजेशन, पी का मतलब है प्राइवेटाइजेशन और जी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के बहुत बड़े सुधार किए गए भारतीय अर्थव्यवस्था में। उसी के तहत भारत में ये ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है। मैं आपको आगे और बताता चलूंगा। आगे बढ़ते हैं। लंबे समय से विदेशी व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम रहा है। आपने इतिहास की बुक में देखा भी होगा, भारत और दक्षिण एशिया को पूर्व और पश्चिम के बाजारों से जोड़ने वाले व्यापार मार्गों और इन मार्गों से होने वाले गहन व्यापार के बारे में भी पढ़ा होगा कि कैसे वो व्यापार होता था। ठीक है। आपको यह भी याद होगा कि व्यापारिक हितों के कारण ही व्यापारिक कंपनियां जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत क्यों आई थी? व्यापार से आकर्षित होकर ही आई थी वो। अगर हम सरल से शब्दों में कहें तो विदेशी व्यापार घरेलू बाजारों अर्थात अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है, अर्थात हम भी अपना माल दूसरे देशों में बेच सकते हैं विदेशी व्यापार के माध्यम से। उत्पादक केवल अपने देश के बाजारों में ही अपने उत्पाद नहीं बेच सकते, बल्कि विश्व के अन्य देशों के बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। आज अगर मेरे पास, मैं प्रोड्यूसर हूं, मैं उत्पादक हूं, तो मेरे को अपना माल अपने इलाके में बेचने की जरूरत नहीं है। मैं देश के किसी भी कोने में तो बेच सकता हूं, बल्कि देश ही नहीं, मैं विदेश में भी अपना माल बेच सकता हूं। यही बाजारों का एकीकरण है। इसी प्रकार दूसरे देश में उत्पादित वस्तुओं के आयात से खरीदारों के समक्ष उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन के अन्य विकल्पों का विस्तार होता है, अर्थात हम आयात भी कर सकते हैं। कोई वस्तु मान लीजिए भारत में बन रही है, तो उसका ऑल्टरनेटिव, उससे अच्छी क्वालिटी की वस्तु, जैसे भारत में मोबाइल है, अच्छी क्वालिटी के अभी नहीं बन रहे हैं वर्तमान में, लेकिन हम इन्हें क्या कर सकते हैं? हम विदेशों से आयात कर सकते हैं। जैसे अभी देखा होगा आपने, सैमसंग इंडिया ने कितने सारे मोबाइल बेचे। क्यों? क्योंकि भारत में हमें अब उपलब्ध होने लगा है विकल्प वस्तुओं का, तो ये आयात से ही संभव हुआ है।
ये देखिए, ये गिफ्ट और टॉयज की दुकान है, आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा हम खिलौने कहाँ से खरीदते हैं? भारत सबसे ज्यादा खिलौने चाइना के खरीदता है। चाइना के खिलौने ही हमारे मार्केट में सबसे ज्यादा व्याप्त हैं, जो कि हमारे लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि इससे हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप इसको पढ़ना। व्यापार के खुलने से वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होता है। बाजार में वस्तुओं के विकल्प भी बढ़ जाते हैं। दो बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होने लगता है। अब दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर भी कंपटीशन कर सकते हैं, प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक होता है। आप देख सकते हैं, सिले सिलाए वस्त्रों को छोटे व्यापारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ब्रांड और आयात दोनों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करते हैं। आप देखते हैं, ये लोग, एक तो ये बच्चा सामान बेच रहा है रोड किनारे खड़ा होकर, है ना, लगाकर दुकान, और एक बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, जो मॉल्स में अपना सामान बेचती है। तो ये छोटा सा बच्चा उस बड़ी कंपनी से मुकाबला कर रहा है अपना सामान बेचने के लिए। तो इसके फायदे भी है और नुकसान भी है। आगे बढ़ते हैं हम। अब आता है हमारा वैश्वीकरण क्या है। विगत 2-3 दशकों से, दशक का मतलब होता है 10 साल, दशकों से अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व के उन स्थानों की तलाश कर रही है जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते हैं। मैंने बताया, कोई भी उत्पादक कहाँ उत्पादन करना चाहेगा? जहां उसकी लागत कम हो और फायदा ज्यादा हो। इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में भी वृद्धि हुई है। जैसे भारत में भी FDI, जिसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, विदेशी निवेश, वो बहुत तेज गति से भारत में आ रहा है। साथ ही विभिन्न देशों के बीच विदेशी व्यापार में भी तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। हमारा व्यापार बढ़ रहा है, विभिन्न देशों के साथ आयात और निर्यात दोनों बढ़ रहे हैं हमारे। विदेशी व्यापार का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित होता है। जैसे भारत में फोर्ड मोटर्स का कार प्लांट है, कार संयंत्र है। केवल भारत ही के लिए नहीं कारों का निर्माण करता, बल्कि अन्य विकासशील देशों को कारें और विश्व भर में अपने कारखानों के लिए कार पुर्जों का भी निर्यात करता है। अर्थात जो ये फोर्ड मोटर्स कंपनी है भारत में जो स्थित है, ये केवल भारत के लिए कार नहीं बनाती, बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए कारों का निर्माण और जो कार में लगने वाले पुर्जे हैं उनका निर्माण करती है। इसी प्रकार अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्रियाकलाप में वस्तुओं और सेवाओं का बड़े पैमाने पर व्यापार होता है। ठीक है, अब आप एक चित्र देख सकते हैं। वैश्वीकरण में मजा आ रहा है, ध्यान रहे आप हमारी दुनिया से खेल रहे हैं, किसी दिन आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है, जो पूरी पृथ्वी को बॉल बना के खेल रहा है। और क्यों है ये बहुत बड़ा आदमी? क्योंकि ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जो बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा पैसे वाली कंपनियां होती हैं, जो संपूर्ण पृथ्वी पर अपना सामान बेचती हैं और अपना आधिपत्य जमा लेती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए। अधिक विदेशी व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण कहलाती है। मैं आपको वैश्वीकरण का दूसरा अर्थ बताता हूँ, आप उसे तैयार कर लें, वो ज्यादा अच्छा है। एक देश की अर्थव्यवस्था को अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। आप इसे लिख लें, एक देश की अर्थव्यवस्था को अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो, यही वैश्वीकरण का उद्देश्य है। वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या है? कि ज्यादा से ज्यादा आयात और निर्यात हो, भले ही वो वस्तुओं का हो, सेवाओं का हो या टेक्नोलॉजी का हो। विगत कुछ दशकों की तुलना में विश्व के अधिकांश भाग एक दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक संपर्क में आए। वस्तुओं, सेवाओं, निवेशों और प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का एक और यह माध्यम हो सकता है। यह माध्यम है
विभिन्न देशों के बीच लोगों का आवागमन। तो वैश्वीकरण के दो तरीके हो गए, एक तो व्यापार हो गया, व्यापार से आप जुड़ सकते हैं, दूसरा क्या हो गया, आवागमन। जब लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो उससे भी आपस में लोगों का या देशों का जुड़ना संभव होता है। प्राय लोग बेहतर आय के लिए, बेहतर रोजगार के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए एक देश से दूसरे देश में आवागमन करते हैं, अर्थात आते जाते हैं। किंतु विगत कुछ दशकों में अनेक प्रतिबंधों के कारण विभिन्न देशों के बीच के लोग आवागमन में अधिक वृद्धि नहीं हुई है। अब पहले की तुलना में ज्यादा प्रतिबंध लगा दिए कि आप किसी दूसरे देश में जाकर रहना चाहते हैं तो वहां कुछ कंडीशंस है, जो उस कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है, मानना पड़ता है, तब जाकर आप उस देश में रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये भैंसा गाड़ी पे जा रहा है व्यक्ति और यहाँ क्या लिखा हुआ, हमने परिवहन में काफी उन्नति देखी है। हाँ देखी है, पहले भैंसा गाड़ी चलती थी और अब हवाई जहाज चलते हैं। आपने देखा होगा ट्रक, बड़ी बड़ी रेल, हवाई जहाज, बड़े बड़े कार्गो विमान, ये सब अब काम आते हैं। तो ये तरक्की बताती है परिवहन के विकास की। अब हम देखते हैं आगे, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक, अर्थात ऐसे कौन से कारक हैं या तत्व हैं जिनके कारण वैश्वीकरण संभव हुआ या वैश्वीकरण बढ़ा है। प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह मुख्य कारक है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। अर्थात सबसे पहला जो तत्व है जिसने वैश्वीकरण को संभव बनाया है वो है प्रौद्योगिकी, यानी कि टेक्नोलॉजी। वो टेक्नोलॉजी इंटरनेट टेक्नोलॉजी है। इस इंटरनेट टेक्नोलॉजी के विकास ने सबसे बड़ा काम क्या किया है, संपूर्ण विश्व को एक मार्केट बना दिया है। पहले हम कोई वस्तु खरीदना चाहते थे तो हमें जाना पड़ता था वहां, लेकिन इंटरनेट के विकास ने क्या किया कि मैं यहाँ बैठा हूं तो मैं संपूर्ण विश्व के किसी भी देश की किसी भी वस्तु का ऑर्डर अपने यहाँ ऐसे क्लिक करूंगा और कंप्यूटर पे, और वो ऑर्डर हो जाएगा और वो मेरे पास सामान आ जाएगा। मैं यहीं बैठे बैठे उस वस्तु की संपूर्ण जानकारी ले सकता हूँ। मैं उस वस्तु का आकार, बनावट, वजन, ये सब चेक कर सकता हूँ और उसके अनुसार अपनी खरीदारी कर सकता हूँ। तो ये सब किस संभव हुआ है, प्रौद्योगिकी से, टेक्नोलॉजी से। इसने लंबी दूरियों तक वस्तुओं की तीव्रता आपूर्ति को कम लागत पर संभव कर दिया है। नई टेक्नोलॉजी ने क्या किया है कि कम लागत में ज्यादा दूर तक सामान अब जा पाता है। तो पहला कारक तो क्या हो गया, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाला पहला कारक क्या हुआ, टेक्नोलॉजी में उन्नति। और दूसरा कारण क्या है, परिवहन का विकास। आपने देखा होगा पहले परिवहन का विकास भैंसा गाड़ी थी, है ना, और उससे हम आज आ गए हैं प्लेन पर। मान लीजिए अगर हम भैंसा गाड़ी के युग में रहते हैं और एक देश से दूसरे देश में सामान भेजते तो कितने साल लग जाते पहुंचने में, तो उससे क्या वैश्वीकरण होता, नहीं होता। लेकिन हवाई जहाज के आने से, ट्रेनों के आने से, बुलेट ट्रेन के आने से, बहुत सारे परिवहन के संसाधनों के आने से, शिप के आने से क्या हुआ है, इनके परिणाम स्वरूप एक देश से दूसरे देश में सामान के खराब होने से पहले समय से पहुंच जाता है। जैसे आपने देखा होगा सब्जियां और फ्रूट्स आते हैं, अमेरिका के सेब आते हैं, कई फ्रूट्स आते हैं, तो वो हमारे देश में खराब होने से पहले पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंच जाते हैं, क्योंकि परिवहन का बहुत तेज गति से विकास हुआ है। तो वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले दो कारक हैं, टेक्नोलॉजी में उन्नति और परिवहन का विकास। आगे बढ़ते हैं। इससे भी अधिक उल्लेखनीय है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास। मैंने आपको बता दिया है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मतलब इंटरनेट टेक्नोलॉजी का विकास। वर्तमान समय में दूर संचार, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी द्रुत गति से परिवर्तित हो रही है। दूर संचार सुविधाओं जिनमें टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फोन, फैक्स का विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने और सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों से संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। आप देखते होंगे टेलीफोन, मोबाइल फोन, फैक्स मशीन हो या टेलीग्राफ हो, इन सब का प्रयोग हम एक दूसरे से बातचीत के लिए करते हैं, संपर्क के लिए करते हैं। ये सुविधाएं संचार उपग्रहों द्वारा ही सुगम हुई है। जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं ना अंतरिक्ष में, उन सैटेलाइट की मदद से ही हम एक दूसरे को कॉल कर पाते हैं, हम इंटरनेट को यूज कर पाते हैं। ये सब किससे हो रहा है, सैटेलाइट के माध्यम से। जैसा कि आप जानते होंगे जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटरों का प्रवेश हो गया है। आपने इंटरनेट के चमत्कारिक संसार में भी प्रवेश किया होगा, जहां आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आपको वो सूचना
मिल जाती है। आप भी इंटरनेट जानते हैं। आज आप मेरे वीडियो कैसे देख रहे हैं? आज आप मेरे वीडियो इसी इंटरनेट की मदद से ही तो देख रहे हैं। मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन आप मेरे इस चैप्टर को पढ़कर इस चैप्टर को समझ रहे हैं, आप अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो ये किससे विकास हुआ है? टेक्नोलॉजी से हुआ है। ये लगभग सभी जानकारियां हम प्राप्त कर लेते हैं और सूचनाओं को आपस में बांट सकते हैं। इंटरनेट से हम तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक, जिसे हम ईमेल कहते हैं, भेज सकते हैं और अत्यंत कम मूल्य पर विश्व भर में वॉइस मेल कर सकते हैं। याद है आपको, पहले जब टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं आई थी तो हमें एक फोन करने का 1 मिनट का हमें 3 रुपए देना पड़ता था, और आज हम देखते हैं 4G नेटवर्क के आने के बाद हम सब फोन करना लगभग लगभग फ्री चल रहा है, फोन करना, और मैसेजिंग भी लगभग लगभग मुफ्त हो गई है। तो ये सब क्या हुआ है? टेक्नोलॉजी उन्नति के कारण। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, वैश्वीकरण में संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग क्या होता है? संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग वैश्वीकरण में, वैश्वीकरण के अंतर्गत जो संचार है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप उसके माध्यम से अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या आप व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, या किसी अन्य सोर्स के जरिए अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने माल को बेच सकते हैं पूरी दुनिया में, कहीं भी, कभी भी। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा टॉपिक विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश का उदारीकरण। इसको देखते हैं। हम भारत में चीनी खिलौने के आयात वाले उदाहरण पर वापस लौटते हैं। मान लीजिए कि भारत सरकार खिलौनों के आयात पर कर यानी कि टैक्स लगाती है, तब क्या होगा बताइए? टैक्स लगेगी तो चीज क्या हो जाती है? महंगी हो जाती है ना। इसका अर्थ है कि जो इन खिलौनों का आयात करना चाहते हैं उन्हें इन पर क्या देना होगा? टैक्स देना होगा, कर देना होगा। और कर के कारण, टैक्स चुकाने के कारण खरीदारों को आयातित खिलौनों की अधिक कीमत चुकानी होगी। जैसे ही आयात की जाने वाली वस्तुओं पर सरकार टैक्स लगाती है तो वो वस्तुएं क्या हो जाती हैं? महंगी हो जाती हैं। चीन के खिलौने अब भारत के बाजारों में इतने सस्ते नहीं रह जाएंगे, चीन से उनका आयात स्वतः कम हो जाएगा। जाहिर बात है, सरकार क्या करती है? सरकार किसी चीज को अगर कम खरीदना हो तो सरकार क्या करती है? उसके ऊपर टैक्स लगा देती है। सरकार ने चाइनीज खिलौनों पे अगर टैक्स लगाया तो उसका प्रभाव क्या होगा? चाइनीज खिलौने क्या हो जाएंगे? महंगे हो जाएंगे। और जब महंगे हो जाएंगे चाइनीज खिलौने, तो फिर हम उसको क्या करेंगे? कम खरीदेंगे। हम हमारे भारत के खिलौने ज्यादा खरीदेंगे। ठीक है। भारत के खिलौना निर्माता और अधिक समृद्ध हो जाएंगे। इससे किसको फायदा होगा? भारत के खिलौना निर्माता को, जो कम रेट में अच्छा सामान बना रहा है। आयात पर कर व्यापार अवरोध का एक उदाहरण है। व्यापार अवरोध क्या होते हैं? आयात और निर्यातों पर लगने वाले अवरोध या टैक्स को या प्रतिबंध को ही हम व्यापार अवरोध कहते हैं। तो आयात पर जो टैक्स लगाया जाता है वो भी व्यापार अवरोध का ही क्या है? एक उदाहरण है। इसीलिए हम इसे अवरोधक कहते हैं, क्योंकि यह कुछ प्रतिबंध लगाता है। सरकारें व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेशी व्यापार में वृद्धि अथवा कटौती दोनों के लिए करती है। देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए, यह निर्णय के लिए कर सकती है। अर्थात सरकार टैक्स के माध्यम से किसी वस्तु का आयात बढ़ा सकती है और किसी वस्तु का आयात घटा सकती है। जिस वस्तु के आयात को घटाना है सरकार को, तो उस पर टैक्स ज्यादा लगाएगी सरकार, और जिस वस्तु के आयात को बढ़ाना है उस पर सरकार टैक्स कम कर देगी, तो लोग ज्यादा खरीदेंगे। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। देखो, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर क्या लगा रखा था? प्रतिबंध। देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए है अनिवार्य माना गया। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब ये माना गया कि अगर हमने विदेशों से व्यापार चालू कर दिया तो हमारे जो उद्योग धंधे हैं वो समाप्त हो जाएंगे, इसलिए हमने उनको क्या दिया? संरक्षण, और हमने विदेशी व्यापार बंद रखा। 1950 और 1960 के दशकों में उद्योगों का उदय हुआ। उस वक्त द्वितीय पंचवर्षीय योजना आई थी, जब हमने उद्योग धंधों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया अपना, और औद्योगिक विकास हुआ हमारा। और इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं दी। इस दौरान, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, भारत में बहुत तेज गति से औद्योगिकीकरण हुआ। इसलिए भारत ने केवल अनिवार्य चीजों जैसे मशीनरी, उर्वरक,
पेट्रोलियम के आयात को ही अनुमति दी, अर्थात जो जो जरूरी चीजें थी केवल वही आयात किया जाए विदेश से, बाकी सब चीजें भारत में बनाई जाए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें भारत ने करीब सन 1991 से, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 1990 तक का भारत अलग था, वो विदेशों से आयात और निर्यात का कार्य बहुत कम करता था, हम एकदम बंद थे। लेकिन 1991 में भारत में एलपीजी नीति आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, अर्थात उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई भारत सरकार ने। और 1991 से भारत में इन नीतियों के दूरगामी परिवर्तन चालू हो गए। सरकार ने यह निश्चय किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का अब समय आ गया है। अब हमें आयात और निर्यात दोनों का कार्य करना होगा ताकि हमारे उद्योगों का भी विकास हो सके, नई टेक्नोलॉजी हमारे पास आ सके। यह महसूस किया गया कि प्रतिस्पर्धा से देश में उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा, क्योंकि उन्हें अपनी गुणवत्ता में सुधार करना होगा। जाहिर बात है, कंपटीशन होता है तो क्या होता है, कंपटीशन होता है तो हम अच्छी चीज बनाते हैं। मान लीजिए एक ही चीज को बनाने वाली 10 कंपनियां होगी तो वो क्या करेंगी, कंपटीशन करेंगे आपस में, तो उससे हमको क्या मिलेगी, अच्छी चीज मिलेगी। इस निर्णय का प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी समर्थन किया, जैसे वर्ल्ड बैंक हुआ, आपका ये WTO हुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने क्या है, विदेशी व्यापार को लेकर जो भारत सरकार ने फैसला लिया उसका पूर्णतया समर्थन किया। अतः विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश पर से अवरोधों को काफी हद तक हटा दिया गया, अर्थात भारत ने जो अवरोध लगा रखे थे विदेशी व्यापार पर और विदेशी निवेश पर, उनको हटा दिया गया। इसका अर्थ है कि वस्तुओं का आयात और निर्यात अब सुगमता से होने लगा। अब हम किसी भी वस्तु का आयात कर सकते हैं विदेशों से और किसी भी देश को वस्तुओं का निर्यात कर सकते हैं, और विदेशी कंपनियां यहां अपने कार्यालय और कारखाने स्थापित कर सकती है। 1991 में जो हमारी नीति बनी ग्लोबलाइजेशन की, उसके कारण हमने संपूर्ण देश को संपूर्ण विश्व के लिए खोल दिया। अब 1991 से अब कोई भी देश हमारे देश में आकर या कोई भी कंपनी हमारे देश में आकर व्यापार का कार्य कर सकती है। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंध को हटाने की प्रक्रिया को ही उदारीकरण कहते हैं। उदारीकरण क्या होता है, जब अर्थव्यवस्था को आर्थिक नियंत्रणों से मुक्ति दी जाती है तो उसे ही हम उदारीकरण की नीति कहते हैं। व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली है कि वे क्या आयात करें और क्या निर्यात करें। सरकार पहले से ही की तुलना में अब कम नियंत्रण करती है और उसे अधिक उदार कहा जाता है, अर्थात सरकार अब कम नियंत्रण रखती है उत्पादन पर, वो उन्होंने मांग और पूर्ति पर छोड़ रखा है। जिस चीज की मांग होगी उसका आयात किया जाएगा और जिस चीज की मांग कम होगी उसका आयात कम किया जाएगा। जिस चीज का प्रोडक्शन ज्यादा हुआ उसे निर्यात कर दिया जाता है मांग के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन, जिसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, हमने देखा कि बहुत कुछ प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भारत में विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश के उदारीकरण का समर्थन किया। इन्हीं संगठनों का मानना था कि विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर सभी अवरोधक हानिकारक होते हैं, इसलिए इन अवरोधों को हटाना चाहिए विदेशी व्यापार पर से, और कोई अवरोध नहीं लगाया जाना चाहिए। दो देशों के बीच मुक्त व्यापार होना चाहिए, मुक्त यानी कि स्वतंत्र व्यापार होना चाहिए बिना प्रतिबंध के। विश्व के सभी देशों को अपनी नीतियां उदार बनानी चाहिए और विश्व में आयात और निर्यात दोनों बढ़ने चाहिए। विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम WTO के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास करना है। WTO का उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम और सहज बनाना। विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो नियम बनाए जाते हैं उनको कौन बनाता है, विश्व व्यापार संगठन। और यह ये देखता है कि इन नियमों का पालन हो रहा है नहीं हो रहा, कोई देश इन नियमों को तोड़ तो नहीं रहा। वर्तमान में विश्व के लगभग 164 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं, जो एक दूसरे देशों से व्यापार में विश्व बैंक के या विश्व व्यापार संगठन के निर्णयों को मानते हैं। यद्यपि विश्व व्यापार संगठन
सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, परंतु व्यवहार में यह देखा गया है कि विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को बरकरार रख रखा है। अर्थात विकासशील देशों को तो खोल दिया गया, लेकिन विकसित देश आज भी अपने वहां किसी वस्तु का आयात करते हैं तो उस पर कई प्रकार के वो प्रतिबंध लगा देते हैं। दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों के व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए विवश कर दिया, और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कृषि उत्पादों के व्यापार पर वर्तमान बहस। आप देखते हैं कृषि उत्पाद बहुत ज्यादा निर्यात और आयात हो सकते हैं, तो उसी को हम इसमें देखेंगे। अब एक टॉपिक आ रहा है, वो है टॉपिक हमारा व्यापार व्यवहारों पर वाद विवाद। भारत में अधिकांश रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम जीडीपी कहते हैं, का महत्वपूर्ण भाग कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है। हमें ज्यादातर जो राष्ट्रीय आय में हमारा योगदान किसका रहता है, जनरली कृषि का क्षेत्र का अधिक रहता है। हालांकि अब ये बदल चुका है, राष्ट्रीय आय में अब सर्वाधिक योगदान किसका हो गया है, सेवा क्षेत्र का, ध्यान रखना। इसकी तुलना में विकसित देशों जैसे अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा मात्र 1% है और कुल रोजगार में केवल 0.5%। अर्थात अमेरिका में कृषि क्षेत्र पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है, और अगर हम कहें तो वहां उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र को इतना तेज गति से बढ़ा दिया है कि वहां कृषि क्षेत्र में रोजगार और हिस्सा दोनों ही घट गया है, और कृषि के लिए वो विदेशों से खरीदते हैं सामान, कृषिगत सामान, खाने पीने का सामान वो विदेशों से खरीदते हैं ज्यादातर, और बड़ी बड़ी कंपनियां लगाकर उन्होंने औद्योगिक माल तैयार करना प्रारंभ कर दिया। फिर भी अमेरिका के कृषि क्षेत्र में कार्यरत इतने कम प्रतिशत लोग भी अमेरिकी सरकार से उत्पादन और दूसरे देशों को निर्यात करने के लिए बहुत अधिक धनराशि प्राप्त करते हैं। इस भारी धनराशि के कारण अमेरिकी किसान अपने कृषि उत्पादों को असाधारण रूप से कम कीमत पर बेचते हैं ताकि वो सस्ता हो जाता है। अधिशेष कृषि उत्पादों को दूसरे देशों के बाजारों में कम कीमत पर बेचा जाता है। अधिशेष कृषि उत्पाद कौन से होते हैं, उत्पादन का वह भाग जो बाजार में बिक्री के लिए तैयार रहता है उसे हम अधिशेष कृषि उत्पाद कहते हैं, और इन्हें क्या किया जाता है, कम कीमत पर विदेशी बाजारों में बेचा जाता है, जो इन देशों के कृषकों को बुरी तरह से प्रभावित करता है। जैसे अमेरिका के किसान मान लीजिए सस्ते में अगर हमारे देश को कुछ गेहूं बेचेंगे तो हमारे देश के किसान फिर अपने गेहूं को कहां बेचेंगे, तो वहां ये नुकसान उनको हो जाता है। यही कारण है कि विकासशील देश विकसित देशों की सरकारों से सवाल कर रहे हैं कि हमने विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार व्यापार अवरोधों को कम कर दिया, लेकिन आप लोगों ने विश्व व्यापार संगठन के नियमों को नजरअंदाज कर दिया है और अपने किसानों को भारी धनराशि देना बरकरार रखा है, जिससे हमारे किसान विदेशों को कृषिगत माल निर्यात नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। आप ये देखना, इस तनाव की पूर्ति करना। अब देखते हैं भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। भारत में क्या क्या वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण और उत्पादकों, स्थानीय एवं विदेशी दोनों के बीच बृहत्तर प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं, विशेषकर शहरी क्षेत्र में जो धनी वर्ग है उनके उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि वैश्वीकरण से संपूर्ण विश्व की वस्तुएं उनको खरीदने के लिए उपलब्ध हो गई हैं, तो धनी वर्ग अब जो चाहे वो वस्तु खरीद सकता है। तो इसके कारण धनी वर्ग क्या करता है, घरेलू वस्तुएं कम खरीदता है और अपनी पहचान दिखाने के लिए विदेशी वस्तुएं खरीदता है। आपने भी सुना होगा, कोई व्यक्ति जूते खरीदता है तो बोलता है कि मैंने देखो ये कंपनी के जूते लिए हैं, कोई बोलता है मैंने ये लिया है। तो वो क्यों, क्योंकि वो विदेशी कंपनियों के सामान खरीदकर अपनी प्रतिष्ठा बताना चाहता है। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प हो गए हैं और वे अब अनेक उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत में लाभान्वित हो रहे हैं। अब इनको सस्ते में सामान मिल जाता है अच्छी क्वालिटी का, क्योंकि विदेशी कंपनियों के पास टेक्नोलॉजी है, तो अच्छी क्वालिटी का सस्ता सामान, बढ़िया सामान दे देते हैं। परिणामतः ये लोग पहले की तुलना में आज अपेक्षाकृत उच्चतर जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं। जिनके पास पैसा है उन्हें वैश्वीकरण का मजा आ रहा है, क्योंकि बहुत सारा पैसा है खरीदने के लिए, जो चाहे वस्तुएं खरीदो। उत्पादकों और श्रमिकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा है। ठीक है, पहला देखिए क्या है इसमें, देखिए ये चित्र भी आप देख सकते हैं। अंततः वैश्विक जीवन शैली जिसका आपने सदैव सपने में भोगा होगा,
सपना देखा होगा और अब वास्तविकता कुछ अलग होती है। पहला, विगत 20 वर्षों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की है। पिछले 20 सालों से भारत में विदेशी कंपनियां बहुत ज्यादा आ रही हैं और विदेशी निवेश में भी वृद्धि हुई है, जिसका अर्थ है कि भारत में निवेश करना उनके लिए लाभप्रद रहा है, उनके लिए फायदेमंद रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शहरी इलाकों के उद्योगों जैसे सेल फोन, मोटर गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद और जैसे ठंडे पेय आती ना, कोल्ड ड्रिंक्स, है ना, जंक फूड्स, जंक पदार्थों और बैंकिंग जैसी सेवाओं के निवेश में रुचि दिखाई है। अर्थात जहां जहां उनको फायदा हो रहा है विदेशी कंपनियों को, वो केवल वही व्यापार करते हैं, जहां फायदा नहीं होता वो वहां व्यापार नहीं करते। इन उत्पादों के अधिकांश खरीदार संपर्क वर्ग के लोग होते हैं जो पैसा चुकाने के लिए तैयार होते हैं। इन उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न भी हुए हैं, रोजगार में वृद्धि हुई है। साथ ही उन उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियों को भी लाभ हुआ है। इन बड़ी कंपनियों को कच्चा माल की आवश्यकता होती है, तो उनको कच्चा माल कौन देता है? इन्हें कच्चा माल स्थानीय कंपनियां देती है, जिससे स्थानीय कंपनियों को भी फायदा हुआ है। तो हमारे रोजगार के अवसर बढ़े हैं, ठीक है, जीवन स्तर ऊंचा उठा है। हमारे को क्या क्या फायदा हुआ देखिए वैश्वीकरण के प्रभाव से। पहला कि वस्तुओं के विकल्प हमें मिले हैं, अर्थात एक ही वस्तु के कई प्रकार की विकल्प हमारे पास मौजूद हैं। हम अगर बिस्किट खरीदना चाहते हैं तो कई कंपनियों के बिस्किट हमारे पास है। दूसरा, रोजगार में वृद्धि हुई है नई कंपनियों के आने से। तीसरा, हमें पूंजी प्राप्त हुई है, विदेशी कंपनियां आती है तो अपने साथ पूंजी लाती हैं, उससे भी फायदा हुआ है। चौथा, नई टेक्नोलॉजी प्राप्त हुई है हमें, विदेशी कंपनियां अपने साथ नई नई उन्नत टेक्नोलॉजियां लाती है, जिससे भारत को फायदा हुआ है। पांचवा, जीवन स्तर में वृद्धि हुई है। भारत में जो लोग हैं, समस्त लोग, वो अपने अपनी पसंद की वस्तुएं खरीद पाते हैं, जिससे उनके जीवन स्तर में भी क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ठीक है, ये फायदा हुआ है। और स्थानीय कंपनियां भी समृद्ध हुई है क्योंकि उनका कच्चा माल खरीदा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम। हाल ही के वर्षों में भारत की केंद्र और राज्य सरकारें भारत में निवेश हेतु विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए विशेष कदम उठा रही है। आप सभी देख रहे होंगे वर्तमान में भारत सरकार बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है कि विदेशी कंपनियों से को बुलाया जाए, विदेशी कंपनियों को इनवाइट किया जाए, भारत में आए और अपना प्रोडक्शन लगाएं और देश को आगे बढ़ाएं। औद्योगिक क्षेत्र, जिन्हें हम विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र को ही विशेष आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? ये ऐसा क्षेत्र, देखो, विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विश्व स्तर की सुविधाएं, पानी, बिजली, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध होती है। ऐसा क्षेत्र जहां ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हो, उसे हम विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ कहते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को आरंभिक यानी कि शुरुआत के 5 वर्षों तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, ताकि वो फल फूल सके, इसलिए उनसे टैक्स नहीं लिया जाता पहले 5 वर्षों तक। विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु सरकार ने श्रम कानूनों में भी लचीलापन लाने की अनुमति दी है। अर्थात जो श्रम के अलग अलग कानून होते हैं, अलग अलग उनके ऊपर प्रतिबंध होते हैं, उसमें भी लचीलापन लाने की अनुमति दी है, ताकि कोई कंपनी यहाँ भारत में आए तो उसे नुकसान ना उठाना पड़े, क्योंकि कोई अगर किसी कंपनी को नुकसान होगा तो वो भारत में नहीं आएगी। हमने अध्याय 2 में भी देखा था कि संगठित क्षेत्र की कंपनियों को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता था। संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र हमने देखा था शुरुआत के चैप्टर्स में। तो संगठित क्षेत्र में सरकार के नियमों का पालन करना पड़ता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में नियमों का पालन नहीं करना पड़ता, जिसका उद्देश्य श्रमिक अधिकारों का संरक्षण करना था। हाल ही के वर्षों में सरकार ने कंपनियों को अनेक नियमों से छूट देने की या लेने की अनुमति दे दी। अब नियमित आधार पर श्रमिकों को रोजगार देने की बजाय कंपनियों में जब काम का दबाव ज्यादा होता है तो वो ज्यादा श्रमिकों को काम पे रख लेती है। अर्थात जैसे ही ज्यादा काम आया, ज्यादा कर्मचारियों को काम पे रख लो, और जैसे ही काम कम हुआ, कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दो। ये इनको फायदा होता है। कंपनी की श्रम लागत में कटौती करने के लिए ऐसा किया जाता है। फिर भी विदेशी कंपनियां अभी भी संतुष्ट नहीं है और श्रम कानूनों में और अधिक लचीलेपन की मांग कर रही हैं। वो ये कहती हैं कि श्रम को और आप कानून को कम कीजिए, ताकि हम मजदूरों को चाहे जिस ढंग से
यूज कर सकें और प्रोडक्शन का कार्य कर सकें। दूसरा देखिए, अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियां बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई हैं। जो कंपटीशन बढ़ा है उससे भारत की जो बड़ी कंपनियां हैं उससे उनको भी फायदा हुआ है। इन कंपनियों ने नवीनतम टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया, पैसा लगाया और अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा उठा लिया। विदेशी कंपनियों को देखकर भारतीय कंपनियों ने भी क्या किया, भारतीय कंपनियों ने भी प्रतिस्पर्धा की और अपनी जो उत्पादन के मानक है, स्टैंडर्ड्स है, वो उनको ऊंचा उठाया और अच्छा सामान बनाने लगी। कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग कर लाभ भी अर्जित किया, जैसा कि मैंने हीरो होंडा के बारे में बताया था। इससे भी आगे वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने के योग्य भी बना दिया, जैसे टाटा मोटर्स हो गई, इन्फोसिस हो गई, रैनबैक्सी हो गई, एशियन पेंट हो गई, सुंदरम फास्टनर्स हो गई। ये भारत की ऐसी कंपनियां हैं जो मल्टीनेशनल कंपनी हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियों, कॉल सेंटर कंपनियां होती है ज्यादातर ये, को विशेषकर सूचना एवं सूचना प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसरों को निर्माण किया है, सृजन किया है। भारतीय कंपनी द्वारा लंदन में स्थित कंपनी के लिए पत्रिका का प्रकाशन और कॉल सेंटर इसके उदाहरण है। जो मैं पहले बता चुका हूँ, कॉल सेंटर कॉल के द्वारा कस्टमर केयर की सुविधाएं प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त आंकड़ा प्रविष्टि हुई, डाटा एंट्री हुई, आप देखते होंगे ऑनलाइन डाटा एंट्री का काम भी बहुत सारे लोग करते हैं, अकाउंटिंग का काम करते हैं, प्रशासनिक कार्य करते हैं, इंजीनियरिंग का कार्य करते हैं। तो ये सब सेवाएं भी क्या है, सस्ते में विकासशील देशों से ली जाती है। किसके द्वारा, विकसित देशों से। तो हम विकसित देशों को अपनी ये सेवाएं और वस्तुएं निर्यात करते हैं सस्ते में। अब आई अगला टॉपिक, छोटे उत्पादक प्रतिस्पर्धा करो या नष्ट हो जाओ। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है कि मैंने आपको बताया था कि नदी में शार्क मछली आ जाती है तो शार्क मछली क्या करती है, छोटी मछलियों को खा जाती है। उसी प्रकार जो छोटे उत्पादक होते हैं, जिनके पास पैसे की कमी होती है, जिनके पास टेक्नोलॉजी की कमी होती है, जिनको काम करना नहीं आता है, जिनकी लागत ज्यादा होती है, वो क्या करती है, जब बड़ी कंपनियां आती है तो उनके सामने वो टिक नहीं पाती, क्योंकि उनकी चीजें तो महंगी होती है छोटे उत्पादकों की, है ना, और बड़ी कंपनियों की चीजें सस्ती होती हैं अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करने के कारण। तो छोटे उत्पादक क्या होते हैं, या तो कंपटीशन कर लो और कोई कंपटीशन में बच जाता है तो बच जाता है, वरना क्या हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए भारत में पिछले कुछ सालों में छोटे जो उद्योग धंधे होते थे, घरेलू उद्योग धंधे, उनको भारी नुकसान हुआ है। यही इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है वैश्वीकरण का। आगे बढ़ते हैं। बैटरी, संधारित्र, प्लास्टिक, खिलौने, टायरों, डेयरी उत्पादों एवं खाद्य तेलों के उद्योग कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे विनिर्माताओं पे या उद्योगपतियों पर नुकसान हो गया है, जिसके कारण बहुत सारे श्रमिक बेरोजगार भी हो गए हैं। इसीलिए मैंने कहा भारत में वैश्वीकरण से वैसे बहुत फायदा हुआ है, लेकिन ये एक नुकसान भी हुआ है कि यहाँ छोटे उद्योग धंधों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारत में लघु उद्योगों में कृषि के बाद सबसे ज्यादा श्रमिक काम करते हैं। लगभग 2 करोड़ लोग छोटे उद्योग धंधों में कार्य करते हैं, जिनको काफी नुकसान हुआ है। अब है प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित रोजगार। वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव ने श्रमिकों के जीवन को भी व्यापक रूप से प्रभावित किया है। जब मांग बढ़ती है तो इनको काम पे लगा लिया जाता है और जैसे ही मांग घटती है इनको काम से निकाल दिया जाता है। ये वैश्वीकरण में बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसा करती हैं। आप देख सकते हैं ये महिलाएं कपड़े बना रही है, जब तक मांग है तब तक इनको काम पे रखा जाएगा और जैसे ही कपड़े की मांग कम हो जाएगी इनको कंपनी से निकाल दिया जाता है। अब देखिए ये क्या कह रही है, कपड़ा श्रमिक 35 वर्षीय सुशीला ने दिल्ली के एक वस्त्र निर्यातक उद्योग में एक श्रमिक के रूप में कई वर्ष काम किया। जब वह एक स्थायी श्रमिक के रूप में नियुक्त थी तो स्वास्थ्य बीमा, भविष्य निधि एवं अतिरिक्त समय में कार्य करने के लिए उसे दुगनी मजदूरी मिलती थी। मैंने बताया था ना, संगठित क्षेत्र है, वहां क्या होगा, सरकार के नियमों का पालन करना पड़ता है, स्वास्थ्य बीमा भी मिलता है, भविष्य निधि भी मिलती है और एक्स्ट्रा काम कराने के एक्स्ट्रा पैसे भी मिलते हैं। जब 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में सुशीला की फैक्ट्री बंद हो गई तो 6 माह तक रोजगार की तलाश करने के बाद उसे अंततः अपने घर से 30 किलोमीटर दूर एक रोजगार मिला।
और कई वर्षों तक इस फैक्ट्री में काम करने के बावजूद वो वहां एक अस्थायी श्रमिक है। यहाँ तो वो स्थायी श्रमिक थी और यहाँ क्या है, वो अस्थायी श्रमिक, यानी कि कभी भी उसे नौकरी से निकाला जा सकता है। और अब उसे पहले की तुलना में आधा पेमेंट मिल रहा है, आधा भुगतान मिल रहा है, और वह सप्ताह के 7 दिन सुबह 7:30 से लेकर काम करती है रात को 10 बजे तक। आप देखिए कितना कठिन काम कर रही है और फिर भी उसको एक्स्ट्रा पेमेंट भी नहीं मिल रहा। एक दिन काम नहीं करने का अर्थ है कि उस दिन की मजदूरी भी कोई नहीं मिलेगी और उस दिन का कोई लाभ भी नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब कि जब से बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई हैं, हमारे देश में कुछ फायदे भी हुए हैं और कुछ नुकसान भी हुए हैं। असंगठित क्षेत्र में जो काम करता है उसे ये सारे नुकसान झेलने पड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त कार्य परिस्थितियां और श्रमिकों की कठिनाइयां भारत के अनेक औद्योगिक इकाइयों और सेवाओं में सामान्य बात हो गई है। आप भी देखते होंगे ज्यादातर क्षेत्र में आजकल कॉन्ट्रैक्ट पे कर्मचारियों को रखा जाता है, तो इससे उनका शोषण होता है। आज अधिकांश श्रमिक असंगठित क्षेत्र में नियोजित है, अर्थात काम कर रहे हैं जहां सरकार के नियमों का पालन नहीं होता है। यही नहीं, संगठित क्षेत्र में क्रमशः कार्य परिस्थितियां असंगठित क्षेत्र के समान ही होती है, अर्थात काम तो उतना ही करना पड़ता है लेकिन फायदा कुछ भी नहीं मिलता है। आज है काम, कल नहीं है काम, तो आपको बेरोजगार होना पड़ेगा। संगठित क्षेत्र के श्रमिक जैसे सुशीला को अब कोई और संरक्षण और लाभ नहीं मिलता क्योंकि वो असंगठित क्षेत्र में काम कर रही है। अब देखिए, न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। न्याय संगत वैश्वीकरण क्या होता है, मैं आपको सरल सी भाषा में बना दूं। न्याय संगत वैश्वीकरण का अर्थ होता है जब वैश्वीकरण के जो लाभ है वो समाज के सभी वर्गों तक जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र आदि के भेदभाव के बिना पहुंचे, तो उसे हम न्याय संगत वैश्वीकरण कहते हैं। अब आगे देखते हैं इसको। उपयुक्त प्रमाण यह संकेत करते हैं कि वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं रहा है, कुछ के लिए नुकसान भी रहा है तो कुछ के लिए फायदा भी। शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिले नए अवसरों में सर्वोत्तम उपयोग किया, अर्थात जो पढ़े लिखे थे, जो कुशल थे और जो अमीर लोग थे उन्होंने वैश्वीकरण का लाभ उठाया, जबकि जो गरीब लोग थे उन्हें वैश्वीकरण का हानि उठानी पड़ी और उनके उद्योग धंधे नष्ट हो गए। अनेक लोगों को लाभ में कोई हिस्सा भी नहीं मिला। चूंकि वैश्वीकरण अब एक सच्चाई है, तो वैश्वीकरण को ज्यादा न्याय संगत कैसे बनाया जा सकता है, इस पर काम किया जाना जरूरी है। न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए समान अवसर प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित भी करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सबकी हिस्सेदारी हो, बिना किसी जाति, धर्म, क्षेत्र के भेदभाव के। सरकार इसे संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और सरकार ऐसा प्रयास करती भी है कि सभी तक इसका लाभ पहुंचे। इसकी नीतियों को केवल धनी और प्रभावशाली लोगों को ही नहीं बल्कि देश के सभी लोगों के हितों का संरक्षण करना चाहिए। ऐसी नीतियां बनानी चाहिए हमें वैश्वीकरण को लेकर कि समाज के सभी वर्गों को इसका लाभ मिले। जैसे सरकार यह सुनिश्चित करे कि श्रमिक कानूनों का उचित क्रियान्वयन हो, जो श्रमिकों के लिए कानून बनाए जाए वो ढंग से बनाए जाए ताकि श्रमिकों का शोषण नहीं हो। श्रमिकों को अपने अधिकार मिलने चाहिए, उन्हें पेंशन का अधिकार, उन्हें सुरक्षा का अधिकार, उन्हें मेडिकल का अधिकार, ये सब उनको अधिकार दिए जाने चाहिए। अधिक काम के लिए अधिक वेतन का अधिकार, ये सब उन्हें मिलना चाहिए। यह छोटे उत्पादकों को कार्य निष्पादन में सुधार के लिए उस समय तक मदद कर सकती है जब तक कि वे प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम न हो। जब तक कोई कंपटीशन के लिए तैयार नहीं है छोटे छोटे उद्योग धंधे, तब तक उन्हें सरकार संरक्षण दे, उन्हें फलाए फूले और उनकी सहायता करे। जब वो बड़े हो जाएं, संपन्न हो जाएं, तब उन्हें विश्व के अन्य कंपनियां हैं उनसे कंपटीशन के लिए छोड़ दे खुला। यदि जरूरी हुआ तो सरकार व्यापार और निवेश अवरोधों का उपयोग कर सकती है, अर्थात व्यापार पर प्रतिबंध लगाकर। यह न्याय संगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन से समझौते भी कर सकती है, अर्थात विश्व व्यापार संगठन जो है वैश्विक व्यापार का, उससे भी समझौता किया जा सकता है कि हमारे व्यापार में हमारे देश को अगर नुकसान हो रहा है तो हम उससे बातचीत कर सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन में विकसित देशों के वर्चस्व के विरुद्ध समान हितों वाले विकासशील देशों को मिलकर लड़ना होगा। सभी विकासशील देश एक तरफ हैं और विकसित देश एक तरफ है, और विकसित देशों के द्वारा विकासशील देशों का शोषण किया जा रहा है। विगत कुछ वर्षों में बड़े अभियानों और जन संगठनों के प्रतिनिधियों ने विश्व व्यापार संगठन के व्यापार और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित किया है।
और यह प्रदर्शित करता है कि जनता भी न्याय संगत वैश्वीकरण के संघर्ष में अपनी भूमिका निभा सकती है। अर्थात जनता भी चाहती है कि न्याय संगत वैश्वीकरण हो। विश्व में जो ये वैश्वीकरण बढ़ रहा है उसका लाभ समाज के सभी वर्गों को मिले, जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं हो, अमीर गरीब के साथ भेदभाव ना हो और सभी को अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाने में मदद मिले, यही न्याय संगत वैश्वीकरण है। आप देख सकते हैं ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हांगकांग में WTO के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है 2005 में, क्योंकि वैश्विक जो WTO है संस्था, विश्व व्यापार संगठन, उसके निर्णयों से हांगकांग के लोग नाराज हैं, क्योंकि उसके कारण इनकी नौकरियां चली गई थी। तो सारांश क्या कहता है? सारांश ये कहता है हमारा इसका कि वैश्वीकरण अच्छा है, उससे हमें रोजगार मिलता है, रोजगार में वृद्धि होती है, पूंजी में वृद्धि होती है, जीवन स्तर ऊंचा उठता है, संस्कृति का आदान प्रदान होता है, टेक्नोलॉजी में उन्नति होती है और आय में वृद्धि होती है। लेकिन इसके नुकसान भी हैं, छोटे उत्पादकों को नुकसान होता है और ये बड़ी कंपनियां लाभ अपने देशों में भी ले जाती हैं, तो ये इसके नुकसान है। लेकिन इसके फायदे ज्यादा हैं, नुकसान कम है। इसलिए हमें वैश्वीकरण को सही दिशा की ओर ले जाया जाना चाहिए, जो कि न्याय संगत वैश्वीकरण है। न्याय संगत वैश्वीकरण अगर हो जाता है तो ये संपूर्ण विश्व के लिए एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सभी वर्गों का ध्यान रखता है। अब आप ये चैप्टर के कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, आप इन्हें जरूर कर लें, इनके देख लें टॉपिक्स, अपने नोट्स बना लें। नोट्स बनाने वक्त ध्यान रखें कि जो मैंने बताया है उनसे संबंधित टॉपिक्स को बनाएं अच्छे अच्छे। जैसे ये प्रश्न आता है न्याय संगत वैश्वीकरण क्या होता है, आप ऐसे देखें है ना, और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो नोट्स के रूप में आप बना सकते हैं कि बताइए वैश्वीकरण के नुकसान क्या है, वैश्वीकरण के लाभ क्या है, वैश्वीकरण से छोटे उत्पादकों को नुकसान कैसे होता है। इस तरह के इसके क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे, तो आप उनको बनाएं और सीखें कि कैसे इस टॉपिक को किया जा सकता है, कैसे हम इस चैप्टर को देख सकते हैं और किस तरीके से हम इसका काम में ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो, टॉपिक अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।